हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटच। आज हमारे ब्लैक बुक सीरीज़ का ये पांचवा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के कुछ क्विक क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे पहले 4 वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक भारत तथा जैन तथा बौद्ध धर्म और महाजनपदों का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसे आप प्रोटच के चैनल पर जाकर ब्लैक बुक सीरीज़ में देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के साथ हमारे ये सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था। दूसरा क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन अर्थशास्त्र के लेखक थे। चौथा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिमी में सिंधु नदी के तट पर पहुंच चुका था। पांचवा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य किस शिक्षा केंद्र से जुड़े थे? तो चाणक्य का शिक्षा केंद्र तक्षशिला से थे और ये तक्षशिला में अध्यापक की नौकरी करते थे। छठा, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक आर राम शास्त्री हैं। आर राम शास्त्री कौटिल्य के अर्थशास्त्र और पांडुलिपियों के मूल संस्थापक हैं। सातवां क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वह राजनीति राज्य शिल्प से संबंधित है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या गुणिपुत्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत भारत का पहला दौरा था, तो वो था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज पहला यूनानी राजदूत था जो कि भारत में आया था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। 10वां क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहाँ पर अशांति थी? तो तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति थी। 11वां क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो उज्जैन में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। 13वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिससे उन्हें प्रभावित किया था? तो कारुवा की अशोक की प्रिय पत्नी थी, जिसके द्वारा उन्हें प्रभावित किया गया था। 14वां क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और अशोक ने कलिंग युद्ध के लड़ने के बाद में हथियार को छोड़ दिए थे और शांति का मार्ग अपनाया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन 15वां, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति पर गहरा परिवर्तन आया? अशोक की प्रशासनिक नीति पर कलिंग युद्ध का गहरा प्रभाव आया था। 17वां क्वेश्चन, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? तो शिलालेख नंबर 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा की है तथा कलिंग युद्ध से होने वाली जनहानि का चर्चा की है। 18वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्त भिक्षु के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया था। अगला, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि, इन 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों पर होने के कारण उस अनुसार से विभिन्न क्षेत्रों पर थे, लेकिन भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। 20वां क्वेश्चन, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी? तो उत्तर पश्चिमी, यानी कि जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित जो एरिया है वहाँ के शिलालेखों को खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या था? प्रबंध निरुंकुशता मौर्य शाही का सबसे सटीक विवरण था। सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन थे? तो सारनाथ स्तंभ पर हाथी पूर्व में है, घोड़ा पश्चिम में है, सिंह उत्तर में है और बैल दक्षिण में। ये 4 जानवर सारनाथ के स्तंभ पर विराजमान है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस शासक ने अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया? तो अशोक के प्रतीकों का उपयोग भारत सरकार करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र की तिलिया कितनी है? तो 24 तिलिया, एक सामान्य क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष किसे प्रभावित करते थे? तो सीता अध्यक्ष का काम कृषि को संभालना होता था। पहले सीता किसे कहते थे? तो जैसे आपने कभी सुना भी होगा, तो हल के द्वारा चलाई गई हल द्वारा चलाने पर जो लाइन बनती है उसको सीता बोलते हैं। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, सीता अध्यक्ष, कृषि से संबंधित अधिकारी का नाम सीता अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद प्रयागराज में तीनों कालों का स्तंभ मौजूद है। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार अशोक का पुत्र था।
बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार, सॉरी ये क्वेश्चन शायद तक गलत है। बिंदुसार बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ना कि अशोक का पुत्र था। अशोक तो स्वयं बिंदुसार का पुत्र था। आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, आप भी देख लीजिएगा इसको। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक बना था। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? धर्म महामात्रों को भेजकर। उसने बहुत से धर्म के संदेशवाहकों को भेजा, जैसे अपने बेटी और बेटे जिन्हें महेंद्र और सुमित्रा नाम था, उन्हें श्रीलंका को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। और उसी प्रकार बहुत से बौद्ध धर्म के संतों को अन्य देशों में भेजा ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक है। सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया? तो अशोक ने यह सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से जुड़ा कोई शासक है तो वो अशोक है। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया? तो बौद्ध का सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। देवनम प्रिया या प्रियदर्शनी के नाम से किसे पुकारा जाता है? अशोक को पुकारा जाता है, जिससे प्रियदर्शनी यानी कि देवताओं का प्रिय जिसका अर्थ होता है। अशोक अपने शिलालेखों में आमतौर पर प्रियदर्शनी या देव प्रिय शब्द का प्रयोग करता था। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय को त्याग कर दिया गया था? वो था अशोक, क्योंकि इस कलिंग युद्ध में इतनी जनहानि हुई जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज ने भारत का दौरा किया था। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज जातियों में विभाजित थे। तो कितनी जातियों में विभाजित थे? तो 7 जातियों में समाज मूलतः विभाजित थे, ये मेगस्थनीज के अनुसार था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ का स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था तथा सांची का स्तूप का भी निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की? धम्म का प्रचार करके, धम्म नीति का प्रचार करके अशोक ने अपने साम्राज्य को एक रखने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धर्म महामात्रा कहा जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ऊपर से सिंधु नदी और झेलम नदी, इन 2 नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य ने खुदवाया था? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल ने खुदाया था। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिसकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई के शासन काल थे। कलिंग का शासक था खारवेल और उन्होंने हाथी गुफा अभिलेख को खुदवाया था। अगले पेज पर चलते हैं हम। जी, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। जैसे आप नाम सुनते हैं कलिंग, तो ये कलिंग किसी और का नहीं बल्कि उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग हुआ था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? जीवन कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति, इन तीनों की जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से मिलती है। आंतरिक नीति, धम्म नीति, विदेश नीति भी मिलती है और उसकी जीवन कहानी भी मिलती है। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, 12 गुफाएं किस काल की थी? तो वो मौर्य साम्राज्य की गुफाएं हैं। मौर्य साम्राज्य में अशोक ने ये गुफाएं खुदवाई थी क्योंकि अशोक के पिता बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे और अशोक ने ये गुफा खुदाकर आजीविक संप्रदाय को दान कर दी गई थी। 48 क्वेश्चन, कौन से स्तंभ को रॉक स्तंभ को दर्शाता है? तो मौर्य स्तंभ शिलालेख रॉक स्तंभ को दर्शाता है। 49 क्वेश्चन, मौर्य काल में केवल राज्य का अधिकार था खान का? मौर्य काल में खान केवल राज्य का अधिकार था। ओके, अशोक को जोगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में अशोक का जोगड़ा शिलालेख स्थित है। उस राज्य का नाम जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था तो दैट वाज पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी गणराज्य से दहेज में प्राप्त हुआ था पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र राजधानी थी। भारत सरकार के प्रतीक चिन्हों में मौर्य वंश किसे नहीं अपनाया गया था? भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया था? सत्यमेव जयते को नहीं अपनाया गया। क्या क्वेश्चन?
सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? ये पत्थर पर उकेरे गए थे। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? तो तिस्सस श्रीलंका के शासक थे जो कि सम्राट अशोक के समकालीन हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो था बृहदत्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी गई थी। बिहार और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चोरी धारक मूर्ति किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत करती है? दैट वाज मौर्य काल से संबंधित में वर्गीकृत करती है। सूरदर्शन झील मौर्य के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। गुजरात में स्थित सूरदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्माण कराया गया था। इसके बाद में इस सूरदर्शन झील का अन्य राजाओं ने भी निर्माण कराया और उन्होंने अपना नाम शिलालेख पर खुदाते गए। फिर मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी थी तोसाली। तोसाली पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी तोसाली हुआ करती थी। इस प्रकार हमारा ये आज का 5वां वीडियो जो कि मौर्य काल से संबंधित था ये भी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ यह आपके लिए बेनिफिट होगा थोड़ा, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने ये वीडियो पसंद आया होगा तो अन्य 4 वीडियो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।